नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 1 अगस्त से 7 अगस्त यानी पूरे एक वीक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहली न्यूज़ आती है आपकी स्कॉच गोल्ड अवार्ड की तरफ से। Which ministry has been awarded Scotch Gold Award for the empowerment of tribal through competent IT scheme projects? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया जाता है? तो अभी हमें ये बताना है, हाल ही में एक स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है, जो नॉर्मली एक आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम के लिए दिया जाता है, तो यह हमारे किस मंत्रालय को मिला है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, तो चलिए इस न्यूज़ के कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। Scotch Gold Award has been awarded to the Ministry of Tribal Affairs for the empowerment of tribal through competent IT schemes। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अवार्ड है, ये उन आदिवासियों को जो जंगल में रहते हैं और मोस्टली जिनका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं होता, उन लोगों तक आईटी स्कीम्स को पहुँचाना और उनको सशक्तिकरण, उनको आत्मनिर्भर बनाना, यही इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए, साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की एक अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अवार्ड से हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर सकें, लोगों तक उसकी पहुंच बना सकें, साथ ही उनकी हर सेवा के वितरण में पारदर्शिता आ सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। विच इंडियन कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद जापानीज एनर्जी मेजर JERA with a group of banks for their new gas-based thermal power generation project in बांग्लादेश? अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए भारत की एक कंपनी ने जापानी ऊर्जा कंपनी JERA के साथ मिलकर एक समझौता किया है। ठीक है, हमें ये बताना है ये कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी है भारत की। तो आंसर रहेगा यहाँ पर रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने अभी हाल ही में जापानी कंपनी JERA के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक बैंक के समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की कंपनी है वो इस जापानी कंपनी के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक थर्मल पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करने में मदद करने वाली है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ केवल ये बनती है कि इस JERA के संग भारत की किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर रिलायंस पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइंड अ tripartite memorandum of understanding MOU with the Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Indian Institute of Technology कानपुर? अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IITK के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी एक मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के और IIT कानपुर के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हमें पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा मंत्रालय है। आंसर रहेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। और ये जो समझौता हुआ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इस डिपार्टमेंट में होने वाली शिकायतों के कारण को पता लगाना, साथ ही उनकी प्रकृति की पहचान करना, आखिर वो शिकायतें क्यों की गई। ठीक है, क्यों ये शिकायतें बढ़ रही हैं, उनका मतलब उनकी प्रकृति यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को पता लगाना, साथ ही उनके नेचर को पता लगाना, और साथ ही साथ प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप शुरू करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, यहाँ पर
ये जो समझौता है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो MOD जो साइन हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो ये त्रिपक्षीय समझौता है, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक IIT कानपुर और डिपार्टमेंट ऑफ ARGPG यानी DARPG, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनोवेटिव ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड ई रक्षा बंधन। अभी हाल ही में एक सरकार ने ई रक्षा बंधन नाम से एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। हमें बताने किस राज्य ने किया है। आंसर रहेगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनोवेटिव ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम। एक्चुअली ये जो ई रक्षा बंधन है, ये एक ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है, वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स, ठीक है। जो स्टेट में साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना, यही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य रहेगा, ठीक। इसमें उन्होंने एक ये जो 1 मंथ ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, FM रेडियो के द्वारा, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड साइबर पीस फाउंडेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के द्वारा मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाएं, लड़कियां और आम जनता को प्रशिक्षित करना, ठीक है, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यहाँ पर जो राज्य पुलिस है और CID ने मिलकर एक लेटस मेक अगस्त द मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी नाम से नारा भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि ई रक्षाबंधन किस राज्य ने शुरू किया है, तो आएगा आंसर आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। और इसके अंदर इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा टू मेक पीपल अवेयर ऑफ साइबर क्राइम अक्रॉस द स्टेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। हाल ही में एक राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक IIM की आधारशिला रखी है। हमें बताना किस राज्य में रखी है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक नए IIM की आधारशिला रख दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो जगह है जहाँ पर इस IIM की आधारशिला रखी है, वो है धौला कुआं, ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के धौला कुआं में एक नए IIM के लिए फाउंडेशन रख दिया गया, फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। इसके फर्स्ट फेज़ में जो टोटल खर्च रहेगा वो रहेगा 392.51 करोड़ रुपीस का, और ये जो IIM बनाने की शुरुआत की गई है, इसकी घोषणा जो थी वो 2014 में ही कर दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो IIM सिरमौर के साथ ही नए 7 IIMs को एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो इंडिया में टोटल IIMs हैं वो 20 हैं, और ये जो हिमाचल प्रदेश में IIM बना है, ये कौन सी जगह पर बना है, तो बना है धौला कुआं में, ठीक है। धौला कुआं में ये बनाया जाएगा, एक्चुअली अभी फाउंडेशन रखा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो ये हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली मार्क एंथनी फिलिप हैज़ बीन शॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में मार्क एंथनी फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर गुयाना, ठीक है। गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क एंथनी फिलिप ने शपथ ले ली है। अब बात करते हैं इस गुयाना की, तो यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। इनको भी अभी हाल ही में चुना गया था, मोहम्मद इरफान अली को। साथ ही यहाँ की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना की करेंसी है गुयानीज डॉलर, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो ये एक 3 साइडेड लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो एक तरफ से वेनेजुएला है, मतलब यदि हम इसकी बॉर्डर को देखते हैं तो ये अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। साथ ही नॉर्थ में ये अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, साउथ में ब्राज़ील के साथ कर रहा है, ठीक है। साउथ वेस्ट में वेनेजुएला के साथ कर रहा है, और ईस्ट में सूरीनाम, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ 3 साइडेड लैंडलॉक्ड कंट्री है।
ठीक है। इसका एक ऑफिशियल नेम जो है वो है कोऑपरेटिव रिपब्लिक गुयाना, और ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The Reserve Bank of India has approved the appointment of Shashidhar Jagdishan as the next CEO, Chief Executive Officer of HDFC Bank. ठीक है, अभी हाल ही में HDFC बैंक के एक नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन को। हमें बताना है HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इन चारों में से? तो हेडक्वार्टर यहाँ रहेगा आपका मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो अभी हाल ही में शशिधर जगदीशन को CEO नियुक्त कर दिया गया है HDFC बैंक का, और इससे पहले आदित्य पुरी CEO थे HDFC बैंक के, और ये भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले CEO रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। ठीक है, आदित्य पुरी, क्योंकि इन्होंने 1994 में HDFC बैंक के CEO के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। दिस इज द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लीडिंग नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर नोबेल laureate John Hume has passed away. In which field did he get this award? उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो चुका है। हमें बताना है इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर रहेगा यहाँ पीस, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ठीक है, इनको पीस के मतलब यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। ये एक प्रमुख राजनेता रही हैं आयरलैंड के, और इनको शांति का जो अवार्ड है ये उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनकी अहम भूमिका के लिए दिया गया था। और ये जो अवार्ड शांति का नोबेल प्राइज़ था, ये इनको 1998 में डेविड ट्रिम्बल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ केवल ये है कि ये एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। थिएटर आर्टिस्ट एंड ग्रेट टीचर इब्राहिम अलकाजी पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। हाल ही में एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है इब्राहिम अलकाजी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी का भी हाल ही में निधन हो गया है। हमें बताना है इन्हें तीनों पद्म मिले थे। ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। हमें बताना है इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण कब मिला था। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 2010 यानी 2010 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक, ये एक निर्देशक रहे हैं, साथ ही नाटक यानी नाटक ड्रामा टीचर भी रहे हैं, नाटक शिक्षक। ठीक है, एक थिएटर आर्टिस्ट थी ये। ठीक है, इनको तीनों अवार्ड दिए गए हैं जो भारत के तीनों सर्वोच्च अवार्ड हैं। सबसे पहला है पद्मश्री जो इनको 1966 में मिला था, फिर पद्म भूषण जो 1991 में दिया गया था, और लास्ट में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी पद्म विभूषण जो इनको 2010 में दिया गया था। आपको पता होना चाहिए पहला सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था इब्राहिम अलकाजी को 2010 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली बेनेडिक्ट होवेडीज हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में बेनेडिक्ट होवेडीज एक स्पोर्ट पर्सन है, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। हमें बताना किस खेल से लिया है। तो आंसर रहेगा फुटबॉल। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे और इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ न्यूज़ एक्चुअली। सो क्या है न्यूज़, देख लीजिए। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, द इंडियन मार्केट रेगुलेटर, प्लान्स टू सेट अप अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट टू हाईलाइटेड द अचीवमेंट एंड माइलस्टोन अचीव्ड इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। हाल ही में जो भारतीय पूंजी बाजार में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, है ना, जो अचीवमेंट्स हासिल किए गए हैं, जो मुकाम उसे मिले हैं भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन कैपिटल मार्केट को, उसके लिए सेबी ने यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने
एक वर्चुअल संग्रहालय यानी वर्चुअल संग्रहालय को स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, वर्चुअल संग्रहालय को स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, अब वर्चुअल है, इट मीन्स ये फिजिकली नहीं होगा, इसे ऑनलाइन यानी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे देखा जा सकेगा। ठीक है, बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो ये जो संग्रहालय है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि भारतीय प्रतिभूति बाजार में विकास, उपलब्धि और मील के पत्थरों के इतिहास का एक दृश्य ऑनलाइन संगठित संग्रह करना। मतलब यहाँ पर जितनी भी उपलब्धियाँ मिली हैं भारतीय यानी इंडियन कैपिटल मार्केट को, उन सभी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाएगा आम नागरिकों के साथ। ठीक है, और इसका जो इसकी जो इसको अंग्रेज़ी के अलावा दूसरी अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा, हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी। ठीक है, साथ ही यहाँ इसके अंदर कई तरह के ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के साथ इस म्यूज़ियम को बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही है कि सेबी ने भी हाल ही में इंडियन कैपिटल मार्केट की अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स को लोगों के साथ साझा करने के लिए, लोगों को हाईलाइट करने के लिए एक वर्चुअल म्यूज़ियम बनाने की योजना बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यूज़ क्या है कि ये यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम खादी अगरबत्ती सेल्फ डिपेंडेंट मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी। हाल ही में नितिन गडकरी जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत की है, उसको मंजूरी दी है, जिसका नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि ये जो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना है, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, और इसे मंजूरी दी है एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का, ये जो देश के विभिन्न हिस्से हैं जहाँ पर बेरोजगार हैं, है ना, जो प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं, जो उनके पास रोजगार नहीं है, उनको अगरबत्ती के उत्पादन की शिक्षा दी जाएगी, उनको बताया जाएगा अगरबत्ती उत्पादन किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और इससे अगर घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। ठीक है, और हमें जो अगरबत्ती मोस्टली इम्पोर्ट करनी पड़ती है, वो हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे PPP मॉडल पर लॉन्च किया जाएगा और इसमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छी बात इसमें ये है क्योंकि इसमें ज़्यादा निवेश की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो अभी हाल ही जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एंड KVIC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? विनय सक्सेना जी। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA। ठीक है, एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने, जिसका नाम एक्सिस बैंक है, इसने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है AXAA। ठीक है, इसका जो मुख्य काम होगा वो है, ये एक वॉइस असिस्टेंट होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक ह्यूमनॉइड की तरह भी काम करेगा और जो कस्टमर्स हैं उनको गाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी IPL से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द 13th एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL टू बी रीशेड्यूल्ड फ्रॉम 19 September to 10 November 2020 in the United Arab Emirates यानी UAE ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ COVID-19। यहाँ पर क्या है न्यूज़ कि भारत सरकार ने COVID-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण जो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होने वाला था, उसकी जो तिथि है उसको पुनर्निर्धारित करके UAE में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, और साथ ही जो UAE में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैम्पियनशिप है, उसकी मेज़बानी करने के लिए भी फैसला उसने कर लिया है। ठीक है, मतलब UAE में जो आयोजित हो रही थी महिला T20 चैम्पियनशिप, उसकी मेज़बानी अब भारत करेगा, और जो IPL
19 सितंबर से 10 नवंबर होने वाला था। इसकी जो मेज़बानी यानी होस्टिंग है वो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एवरी ईयर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फ्रॉम 1st to 7th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, मतलब विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, इस साल जो इसका थीम रखा गया है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 1991 में की गई थी और इसकी शुरुआत WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद इतना रखना है कि 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ आती है। एवरी ईयर द डे ऑफ श्रावण पूर्णिमा सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड संस्कृत डे। ठीक है, हर साल जो श्रावण पूर्णिमा का दिन होता है उसको वर्ल्ड संस्कृत डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली इस दिन एक और दिन है जो है रक्षाबंधन, जो भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार माना जाता है। ठीक है, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन, और इस साल रक्षाबंधन इस विश्व संस्कृत दिवस के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत को एक प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में याद किया जाता है और उसकी याद में इसे मनाया जाता है और उसका उद्देश्य है संस्कृत का पुनरुद्धार और उसके रखरखाव को बढ़ावा देना। ठीक है, लोगों में संस्कृत के महत्व को संस्कृत के महत्व को बताना, मतलब लोगों को जागरूक करना कि संस्कृत कितनी प्राचीन भाषा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।